नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही। पहले कश्मीरी पंडित, फिर सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेस और अब गैर कश्मीरी आतंकियों के निशाने पर आ चुके हैं। शनिवार को पहले बिहार के एक हॉकर को इन टेररिस्ट ने निशाना बनाया, फिर यूपी के एक कारपेंटर को मौत के घाट उतार दिया। यानी गैर कश्मीरी अब आतंकवादियों, टेररिस्ट के सीधे निशाने पर आ गए हैं और इसका मकसद बेहद साफ है, जो समझ में आता है। कश्मीर से गैर कश्मीरियों को खदेड़ देना। इसी नए प्लान पर आतंकी संगठन अब काम कर रहे हैं। नाम बदला है, पहचान भी बदली है, लेकिन अब तक जो कांग्रेस ऐसे तमाम बातों पर एक शांत रवैया अपनाती थी, कन्नी काट जाती थी या खुलकर सामने नहीं दिखती थी, वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी सामने आए और उनका ट्वीट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में दक्षिण एशिया में एक बड़े इस्लामिक एजेंडे की आशंका जता दी है। जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद कश्मीर और अब बांग्लादेश में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है, वो चिंता का सबब है। कश्मीर में टारगेट किलिंग और दक्षिण एशिया में इस्लामिक एजेंडे पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको मनीष तिवारी का वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने बड़ी साजिश की बात कही है। मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता का ट्वीट इस वक्त आप देखेंगे यहां पर। क्या कश्मीर में हो रही गैर मुसलमानों की हत्या और बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और पुंछ में नौजवानों की शहादत के बीच कोई लिंक है? शायद ऐसा है। दक्षिण एशिया में एक बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। मनीष तिवारी, नेता कांग्रेस, इस बात को खुलकर सामने कहते नजर आए। इसमें कहीं से भी इस्लाम के ऊपर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन जिस तरीके से चुनकर गैर इस्लामिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसके चलते ये ट्वीट अपने आप में खास हो जाता है। लेकिन आतंक के जिस इस्लामिक एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, उसे हम आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद कश्मीर और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी खासतौर पर हिंदू निशाने पर हैं। देखिए तस्वीरें। अफगानिस्तान जब से तालिबान ने कब्जा किया है, उसके बाद से सिखों को, हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा है। पाकिस्तान, किसी से यह सच नहीं छुपा, वहां आए दिन लड़कियां किडनैप होती हैं। जब उनके बारे में ज्यादा हो हल्ला मचता है तो कहीं से उस लड़की का एक लेटर सामने आ जाता है जिसमें वो इस्लाम कबूलती हुई दिखाई पड़ती है, नहीं तो उसे अगवा करके उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है और वो इस्लाम कबूलती हुई दिखती है। कश्मीर, यही कुछ कहानी। बांग्लादेश, यही कुछ कहानी। लेकिन हम आपको यह बताने जा रहे हैं टारगेट किलिंग आखिर क्यों हो रही है। मैप के जरिए, इस मैप में तो हम ये देख रहे थे कि मध्य एशिया में इस्लामिक जो एजेंडा है वो क्या, किस तरीके से चल रहा है। शांति के दावों को क्या चुनौती देने की तरह देखा जाए इसे, कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा करने की एक कोशिश का नतीजा माना जाए। निवेश को नुकसान, जिस तरीके से भारत कश्मीर के हिस्सों में तमाम विकास के, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ला रहा है, जम्मू रीजन बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, उसको रोकने और ये दिखाने के लिए कि यहां पर तो लड़ाई झगड़े, दहशतगर्दी ही यहां पर चरम पर है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। पिछले कई दिनों में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बड़ी ऐसी फोर्स जो अपने को टेररिस्ट मानने में बहुत ज्यादा फख्र महसूस करती थी, उसे खत्म कर दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। लेकिन उनकी मौजूदगी दर्ज कराने की एक क्या कोशिश है? गैर कश्मीरियों में दहशत। कोई भी ऐसा जो कश्मीर का नहीं है और वहां दिखता है, उसके अंदर दहशत पैदा करो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, मारना शुरू करो, चुन चुन कर, टारगेट किलिंग के तौर पर। विकास की प्रक्रिया में बाधा। आप खुद भी देख रहे होंगे, तमाम तरह के रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, तमाम तरह के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, तमाम लोगों को वहां पर एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, वो सब इस डर के साए में खत्म होते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल रिएक्शन बताएंगे कि आखिर क्या सोच है तमाम लोगों के बीच में इस वक्त, वो सुन लेते हैं पहले। जा रहा है, हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें
हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश। देखिए, पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली उसको पूरे वर्ल्ड में उसको आइसोलेट कर दिया गया है और भी उसका साथ नहीं दे रहा। कश्मीर की बात वो करता है तो कश्मीर के ऊपर कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। आपने यूएन जनरल असेंबली में देखा होगा। तो इसलिए पाकिस्तान जो है इस वायलेंस को, टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने के बाद भी वो सामान्य नहीं है और मैं चाहता हूं कि इस पे सारा देश गौर करे कि लोग बयानबाजी तो बहुत करते हैं लेकिन असलियत को भूल जाते हैं। उस समय मोदी जी कहते थे कि उन माओं के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। तो आज मोदी जी को वही बात अपने आप से पूछनी चाहिए। जो जिनकी हत्या हुई है वो किस धर्म के साथ जुड़े? इंसान इंसान, और इन हत्याओं को बंद करना है, आतंकवादी हमले के ऊपर अंकुश लगाना है। उसके लिए जो कदम उठानी है वो पिछले 2 साल में कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार से यही आग्रह है कि वो इसके लिए सोच समझकर लोगों को साथ जोड़ते हुए इस लड़ाई को कामयाबी से आगे ले जाए। देश के सवाल में हम इसी इस्लामिक एजेंडे की बात कर रहे हैं जिसे फैलाकर एक डर कायम करने की सोच से दिखाया जा रहा है। न केवल अफगानिस्तान से चीज शुरू होती है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के खुद के तमाम जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन पर सवाल उठा चुके हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान की जो हालत पूरे वर्ल्ड एरिना में जाती है उससे सवाल उठते हैं। और पाकिस्तान में तमाम चीजें जो हो रही हैं कश्मीर में अब रिफ्लेक्ट कराई जा रही हैं। बांग्लादेश से तस्वीरें अभी आ गई हैं, दुर्गा पूजा के दौरान इस्कॉन का टेंपल तोड़ दिया गया, तमाम लोगों की वहां मौत हुई। क्या एक खास एजेंडे के तहत हो रहा है? और इसमें हम अपनी तरफ से कोई सवाल थोपने के रूप में यहां पर नहीं है, हम सिर्फ जानना और समझना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र बब्बर साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, स्पोक्स पर्सन बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। शेख नासिर साहब पीडीपी से हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, अक्सर हमारे साथ देश का सवाल में साथ मिलते रहे हैं। और फखर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। फखर भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूं और उसमें आपकी जो राय है उसको समझता और जानता भी रहता हूं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम खुलकर बात इस पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारत में जो कुछ भी हालात फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं, भारत के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर गैर इस्लामी इस वक्त निशाना बनाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से शुरुआत होती है, वहां तालिबान कब्जा करता है, सबसे पहले हिंदुओं को भागना पड़ता है, वहां से सिखों को भागना पड़ता है अपनी गुरु ग्रंथ साहिब लेके। बांग्लादेश में यही तस्वीरें, यही सूरत हाल दिखाई पड़ती है। और अब कश्मीर में पिछले यही कुछ 15-20 दिन से ज्यादा हो रहा है। कश्मीर में जो कुछ भी दिख रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, सिख टीचर मारे जा रहे हैं, हिंदू टीचर मारे जा रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो हिंदुस्तान के दूसरे कोनों से छोटा मोटा काम वहां पर किया करते थे, निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये टारगेट किलिंग आपको इस्लामिक एजेंडे के तहत जुड़ती हुई दिखती है, या आप इस पर अपनी कोई अलहदा दूसरी राय रखते हैं? देखिए राजीव जी, मैं आपको एक बात शुरुआत करना चाहूंगा। जानते हैं भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति से मुक्त एक देश है। सबके लिए सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। परंतु आज जो हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 से लेकर के, जैसा कि आपने भी कहा कि 15-20 दिन थे, यानी कि 15-20 दिन सामान्य थी और कश्मीर का आवाम पूरी हिंदुस्तान जिस प्रकार से धारा 370 के बाद कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग जो पहले से था, परंतु जिस प्रकार से वहां उन लोगों को जो सहूलतें, जो उस प्रकार के लोगों का एक विश्वास भारत की सरकार में जमा, वो निश्चित रूप से आतंकवादियों को हताश करने के लिए काफी था। जिस प्रकार से पिछले 2 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था और पिछले 15 दिनों से, जैसे आपने बताया, लगभग 6 लोगों को हत्या कर दी गई। मक्खन लाल बिंदल जी, सतिंदर कोच, दीपक चंद, वीरेंद्र पासवान, सगीर, और इन सबको जो है धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करके मारा गया। परंतु आप ये समझिए, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जिन लोगों ने ये कुकर्मों को अंजाम दिया उनको भी उनके अंजाम तक हमारी सेना ने, हमारे वहां के सुरक्षा बलों ने, वहां के पुलिस के लोगों ने पहुंचाया है। 2 लोगों को जवाब दे दिया गया है, बाकी के 3 लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। हमारे आईजी साहब ने वहां बयान दिया है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और हमारे एलजी साहब स्वयं उन लोगों के घर गए, पीड़ितों के घर गए, उनकी पीड़ा को सुना, समझा, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के अंदर, देश के प्रत्येक देशवासी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में आतंकवादियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी हाथों हाथ। ठीक है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। शठे शाठम समाचरे, टिट फॉर टैट, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर इस वक्त भारत ऐसे लोगों के साथ रिएक्ट कर रहा है जो लोग कश्मीर में अमन चैन किनारे रखकर वहां पर कत्ल की नदियां बहाने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। मेरे साथ फकर इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। फकर भाई, जो कुछ भी अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले कई सालों से ये दौर जारी है। 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड फोरम पर उठाने की कोशिश की कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। खैर, वक्त बीता, चीजें वहां डेवलपमेंट की बढ़ने लगी, बहुत कुछ हुआ, डीडीसी इलेक्शन हुए जिसमें सब लोग खुल के शामिल हुए। अब ऐसा लगता दिखाई पड़ रहा है कि उन लोगों को वहां पर मारा जा रहा है जिससे पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान जिनको बैक करता है कश्मीर के नाम पर, उन पर इल्जाम ना आए। मारे जाने वाले लोग निरीह हों, जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हों, गैर मुस्लिम हों। क्या आप भी समझते हैं कि कश्मीर में फिलहाल यही तस्वीर उभारने की कोशिश हो रही है? मुस्लिम है या किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उसको मारना जो है किसी को हक हासिल नहीं है। वो बेशक कश्मीर के अंदर वो कुछ इस तरीके से कर रहा है, या अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, या बांग्लादेश वाले वाकये का आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया। मेरे ख्याल में ये तो सबसे पहले इंसानियत की, मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा कि ये इस्लामिस्ट है या ये हिंदू धर्म से इनका ताल्लुक है या किसी और रिलीजन से इनका ताल्लुक है। सबसे बढ़कर जो है मेरे ख्याल ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो सबसे ऊपर है। मेरे ख्याल में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जिसमें ये चीज ना हो कि ह्यूमैनिटी ऑन द टॉप, बाकी चीजें बाद में आती हैं। हाँ, लोग अपने अपने फायदे के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल मैं आपसे इस पे एग्री करता हूं कि इस्लामिस्ट जो है, इस्लामिक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल इस बात को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि उनको सपोर्ट करने के लिए भी लोग मौजूद हैं और उनको कंडेम करने के लिए शायद कम लोग हैं। उनकी आवाज शायद इतनी दूर तक नहीं जाती जितनी की जानी चाहिए। अगर ये चीज हो जाए, मतलब जिस तरीके से आपकी डिबेट है, मैं आपके मुख्तलिफ टीवी चैनल के साथ कल भी एक डिबेट में बैठा हुआ था, उन्होंने मतलब कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को, इस्लामिक स्कॉलर्स को उन्होंने बुलाया हुआ था, तो उन्होंने भी, मैंने उनको भी कहा कि भाई ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेंबर पे बैठते हैं, आपके सामने लोग बैठते हैं, जुम्मे की खुतबे में हो या किसी और में हो, आप उनको ये बावर कराए कि भाई आप अगर किसी भी इंसान की जान लेते हैं किसी भी नाम पे, आपको कोई न रिलीजन आपको इजाजत देता है, न कोई कानून आपको इजाजत देता है कि आप किसी भी इनोसेंट को, कोई मतलब कारोबार करने के लिए आया हुआ है, मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हुआ है, किसी भी जगह पे, वो कश्मीर भी हो सकता है, वो जिसे कहते हैं फखर, जिस कारोबार की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं फखर, आप जो बोल रहे हैं, आपने बहुत बेहतरीन बात कही है। आपने कहा कि हमें कंडेम करने वाले ढूंढने को नहीं मिलते हैं। कारोबार करने वाले क्या करते थे मैं आपको बताता हूं। छोटी सी दुकान, एक ठेलिया लकड़ी की एक गाड़ी होती है, उस पर कोई बन की दुकान लगा रहा है, कोई चाय की लगा रहा है। इनकी किलिंग से आप खौफ फैलाकर वो कौन सा इस्लामिक इमारतें इस्लामिया तालीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है यहां पर। और इसमें मारे जाने वाले लोग बेगुनाह हैं। टीचर कभी सीधे सीधे आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। आपने एक लेडी टीचर को कत्ल कर दिया। खैर, आपके पास आऊंगा। फकर, आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि हमें कंडेम करने वाले ढूंढने को नहीं मिलते। मैं आपके पास इस सवाल के साथ लौट के आऊंगा कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। हम इन चीजों में अभी उलझना नहीं चाहते कि हम इल्जाम लगाएं पाकिस्तान ने ये किया या वो किया, क्योंकि अभी तमाम चीजें चल रही हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान कभी खुलकर ऐसी कत्लो गारत की मजम्मत करता भी नजर नहीं आता। कश्मीर में जो हालात हो रही है इन गरीबों के साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, पुंछ के जंगलों में इस वक्त करीब 9 भारतीय जवान शहादत पा चुके हैं।
यह जंगलों का इलाका पूरी तरीके से एलओसी की फेंसिंग के साथ यानी पाकिस्तान के दूसरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जुड़ता दिखाई पड़ता है। अब भी जो कुछ हो रहा है उसमें क्या मैं ये कह सकता हूं कि अफगानिस्तान से फ्री होने के बाद अब पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर से लगा हुआ तमाम इलाका, वहां फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जिनको वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहता है, उनके जरिए? बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये पाकिस्तान, मैं आपको कुछ महीने पहले इसको ले जाऊंगा, जॉइंट डीजीएमओज ने दोनों कंट्रीज के सीज फायर का ऐलान किया था। वो सीज फायर पाकिस्तान ने उसका जो फायदा उठाया कि उस टाइम पे अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत ही हॉट था और पाकिस्तान दो बॉर्डर्स को टैकल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने ये एक अपना मूव किया। और उसका एडवांटेज अभी पाकिस्तान ने ये लिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनने के बाद जितने भी वहां पे मिलिटेंट्स हैं, इस लश्कर तौयबा के और जैश मोहम्मद के, जो आईएसआई के साथ और तालिबान के साथ मिलके लड़ रहे थे, वो अभी उस फ्रंट से फ्री हो गए हैं। और लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमको ये बताती हैं कि यही मिलिटेंट्स हैं जो पुंछ में इन्फिल्ट्रेट किए हैं और वहां का जो टेरेन है, जो जंगल्स हैं, वो इतने थिक हैं कि उनको छुपने में बहुत आसानी होती है। और दूसरा है, ये भी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं उस एरिया में, पुंछ के एरिया में, जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। और यानी हमें भी उन जयचंदों को ढूंढना है जो वहां पर इस तरह की हालत कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो जिंदा हस्ती खेलती जिंदगियां हैं वो इस वक्त इस दुनिया को छोड़कर जा रही है, और उनके जरिए जो खौफ फैल रहा है वो कश्मीर को जन्नत रहने देगा, रहने दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। शेख नासिर साहब, भाई थोड़ा सा ब्रेक का वक्त है, माफी चाहूंगा अभी आपके पास आ नहीं पाया हूं। लौट के आपसे शुरुआत करता हूं एक ब्रेक के बाद। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उस टारगेट किलिंग की, उस इस्लामिक परस्ती को आगे बढ़ाने की, जिसके जरिए जो गैर इस्लामी है वो इन टेररिस्ट को पछता नहीं, और जो पछता नहीं उसको मौत के घाट उतारना ही आखिरी रिजल्ट होता है, आखिरी कोशिश होती है। क्यों अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद एक एक कर भारत के अगल बगल मौजूद इस्लामिक ममालिक में ये लहर शुरू हो गई है, जहां पर गैर मुस्लिम पसंद नहीं किए जाते, और कश्मीर उसका अब सेंटर हॉटस्पॉट इसलिए बनाया जा रहा है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार इस बात को कहता रहा है कि उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो कश्मीर के बारे में बात करेगा। शाहरख तो पहले ही उनके जनरल इस बात को कह चुके हैं। खैर, इस सब के बीच कत्लो गारत जारी है। मासूम वो लोग जो वहां कमाने गए थे वो वहां पर परेशान हो रहे हैं। इस बीच में डर और खौफ का साया है। वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ, शेख नासिर साहब पीडीपी के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, फखर यूसुफजई वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान। शेख नासिर साहब, पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में जब से 370 को हटाया गया है उसके बाद से एक मुहिम शुरू हुई। वो तमाम कश्मीरी जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए पोर्टल खोला गया, वो अपनी जमीन ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं अपनी जमीन पर। पिछले कई दिनों में हमने ऐसी लहर भी देखी। क्या 1990 का दौर दोहराना चाहते हैं तमाम टेररिस्ट जो अपनी गोलियों बंदूकों से इतने सालों तक सक्सेस नहीं पा पाए, वो खौफ कायम करके कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों के दिल में क्या इसी तरह खौफ का राज कायम करना चाहते हैं? शेख नासिर साहब, देखिए, कश्मीर में जब किसी मासूम का, किसी सिविलियन का खून बहता है तो तकलीफ हम लोगों को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कश्मीर में जब भी कोई मरता है, अफसोस इस बात का है कि पूरे मुल्क में जब इस पर चर्चा होती है तो उसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे, अभी तक कश्मीर में जितने सिविलियन मारे गए थे उनमें सबसे ज्यादा आपको मुसलमान मिलेंगे। लिहाजा यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं। खून खून होता है, इंसानियत का खून है, वो उसे कंडम करना चाहिए। हम उसे कंडम करते हैं, चाहे वो खून यहाँ के जो मिलिटेंट की गोली से सिविलियन मारा जाए या
हमारे फौजी या पुलिस की गोली से कोई सिविलियन मारा जाए, उसको हम कंडेम करते हैं, कंडेम करते आए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जब इस हत्याकांड को आप मुस्लिम और हिंदू का रंग देते हैं तो दुख होता है, क्योंकि मिलिटेंट्स के सामने हिंदू मुसलमान की कोई अलग अलग शिनाख्त नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे पार्टी में मेरे कलीग अब्दुल गनी डार साहब थे, वो पुलवामा से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। उनका चंद साल पहले जो है उनकी हत्या हुई, हमारे गुलाम हसन भट्ट साहब की हत्या हुई। आप पीछे मुड़ करके देखें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी हत्याएं हुई। मैं तो यहाँ पर यह बता दूंगा कि हमारी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो शुरू से टारगेट पर रहे हैं, लेकिन आज कटघरे में ये सवालात पूछने के लिए हमें खड़ा करने के बजाय देश के गृह मंत्री को खड़ा कर देना चाहिए। आज इस कटघरे में देश के प्रधानमंत्री को खड़ा करना चाहिए। आज इस कटघरे में हर उस भाजपा के नेता को खड़ा करना चाहिए जो ये कहता था कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति होगी, जम्मू कश्मीर में विकास होगा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर होगी और जम्मू कश्मीर में जो है लोग सिक्योर फील करेंगे। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। वीरेंद्र बब्बर साहब, वीरेंद्र बब्बर साहब, ये सवाल उनसे करे जाने चाहिए, आज ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जो बड़े बड़े दावे। वीरेंद्र बब्बर साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया। अभी इन्होंने क्या कहा कि मिलिटेंट, आतंकवादियों को ये मिलिटेंट कहते हैं, आतंकवादियों को मिलिटेंट कह करके संबोधित करते हैं, इससे इनकी भावना दिखती है। और रही बात, ये क्यों नहीं कहते कि आतंकवादियों के द्वारा जो हत्या की जाती है हम उसका विरोध करते हैं। अभी आपके चैनल के ऊपर मैं देख रहा था फारूक अब्दुल्ला साहब, आतंकवादी बोलिए ना, बोलिए आतंकवादी, बोलिए आप बोलिए आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या का विरोध करते हैं। एक बार बोलिए आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या का विरोध करते हैं, आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या का विरोध करते हैं। एक बार बोलिए मिलिटेंट क्या होता है, आतंकवादी बोलिए, जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी बोलिए, उसका हौसला आप बढ़ाते हैं मिलिटेंट कह करके। अभी आपके ही चैनल के माध्यम से, अरे सर एक बार आतंकवादी कह करके तो देखिए, एक बार आतंकवादी कहिए, एक बार कहिए आतंकवादियों के द्वारा की हत्या का हम विरोध करते हैं। कहिए हम आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या का विरोध करते हैं, कहिए आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या का विरोध करते हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब, वीरेंद्र बब्बर साहब, किसी के मुंह में वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है। जिसने जो कहना है वो कहना है। मैं प्लेटफॉर्म देकर अपने दर्शकों को इसका फैसला करने पर छोड़ देता हूं, वो तय करेंगे कौन क्या। मुझे आप ये बताइए, 9 हमारे जवान शहादत पा चुके हैं, दूसरी तरफ से कौन लोग हैं जो लगातार लड़ रहे हैं? क्या वो बैठ के मेंबर हैं? क्या वो टेररिस्ट हैं? जो लोग इन मासूम बिहारी और यूपी के काम करने वालों को मार रहे हैं, जो उस लेडी टीचर को कत्ल कर गए, लाइन में खड़ा करके पूछने के बाद तुम्हारे नाम क्या है, आप उस पर क्या करेंगे? क्या इस टारगेट किलिंग का जवाब टारगेट एनकाउंटर आपको लगता है? मैं देखिए राजीव जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपके सामने आपके चैनल के ऊपर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही, वो कह रहे थे कि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं है। हमारा हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? जिसका हाथ है तो उसकी निंदा क्यों नहीं करते? साथ ही आपके टेलीविजन के ऊपर एक फ्लैट चल रही है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो भारत नहीं बचेगा। अरे मैं कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब, ये हिंदुस्तान भारत माता है, ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। इस गंगा जल की तरफ जो आग उठा करके देखेगा, जिसे इस देश की धरती से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का अधिकार। लेकिन फिलहाल तो खौफ फैलाने में, फिलहाल तो डर फैलाने में ये टेररिस्ट ही इस वक्त भारी पड़ते दिख रहे हैं। उनका क्या करेंगे, संक्षेप में बताइए। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, 2 पहुंच गए जन्नत अपनी हुरों के पास और बाकी के 3 भी जल्दी पहुंचेंगे। वहां के आईजी ने भी कहा है उन लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। निश्चित रूप से आतंकवाद का कोई भी रूप हो, आतंकवाद का कोई भी नाम हो, उसका ठीक है। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, क्या कोई सॉल्यूशन दिखता है? क्या टारगेट किलिंग के जरिए अब जो खौफ पैदा किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है, एक हथियार से किसी को मारकर हजारों लोगों के बीच में खौफ पसरा दिया जाए, यही कोशिश हो रही है। क्या इसको काउंटर करने का कोई तरीका दिखता है आपको? हाँ, जरूर इसका तरीका है। ये आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि कश्मीर में तो खुशहाली हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है और वो
चाहता नहीं था ये, तो उसने एक अपनी 3 pronged स्ट्रेटजी अभी लगाई है, जिसको हम हाइब्रिड टेररिज्म के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेटजी उनकी ये है कि जितने भी हमारे यूथ हैं कश्मीर में, खास तौर पे 20 और 35 साल के बीच में, उनको रेडिकलाइज किया जाए और उनको पैसे देकर, उसको ड्रग्स के सहारे, उनको हथियार, जो एक पिस्टल है, जो एक बिल्कुल आम हथियार है, आसानी से मिलता है, वो हथियार उनको दिया जाए और एक सॉफ्ट और लेस कॉस्टली ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कम्युनल हेट्रेड फैलाई जाए उसको रीजन में। और इसीलिए ये इसका जो सॉल्यूशन है कि हमको जो कश्मीरी हैं, जो सिविल सोसाइटी है, हमको उनको एंगेज करना पड़ेगा। यानी कम्युनल हेट्रेड वो एक तुरप का इक्का माना जा सकता है जो चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ता है। फिर अगर ये होता है तो फिर कश्मीर कोई सेंटर नहीं रह जाता, फिर पूरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत है। कोचर साहब। हाँ, तो बिल्कुल आप ये बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी ये इसी दिशा में जा रही है, और अगर हमको इस स्ट्रेटजी को रोकना है या इसको खत्म करना है, हमको सिविल सोसाइटी के साथ एंगेज करना चाहिए। जो इनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मौलवीज हैं, वो उनको जो अपना मदरसा में यानी और पेनिट्रेट करना होगा। फखर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से सबको सुन रहे थे। फखर, आपने सबको सुन लिया, सबने अपनी बात आराम से रखी है, पूरा मौका मैं आपको भी देता हूं फखर। लेकिन फखर, मैं एक इशारा दूंगा, आप उम्मीद कर सकते हैं मेरे से। मुझे याद आता है जुल्फिकार अली भुट्टो का वो यूएन का जो उन्होंने तकरीर वहां पर की थी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। क्या पाकिस्तान आज भी कहीं बैक ऑफ द माइंड इसी पॉलिसी के साथ चल रहा है कि सपोर्ट करते रहें, भले सामने ना आए, उस चीज को सपोर्ट करते रहें, और इस कत्लो गारत का सिलसिला जितना आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान उतना ज्यादा परेशान होगा? ये वाली चीजें यूज होती रही हैं। जिस तरह आपने 1990 का जिक्र किया, बिल्कुल हुई ये चीजें पाकिस्तान ने कश्मीर में की, बहुत सारे ग्रुप्स बने और उनका इस्तेमाल हुआ। ये मतलब ना आपसे ये बात ढकी छुपी है और ना किसी और से। FATF के अंदर पाकिस्तान आया इसी वजह से है, और उसमें क्लासेस आपको पता होंगे, पाकिस्तान ने 27 के 27 पूरे कर लिए, लेकिन उन्होंने सब क्लासेस और 6 लगा दिए कि ये वाली जो टेरर फंडिंग और इस तरह की बहुत सारी चीजें, उन्होंने कहा कि जब तक ये खत्म नहीं होती तो ये वाली चीजें नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक बात करता हूं, पाकिस्तान में भी मतलब जिस तरह बलूचिस्तान में हमारे बहुत सारे ऑपरेशन हुए 1948 से शुरू और अभी 2021 तक ये चीज चली, मैं वहां पे भी ये बात करता हूं कि जब तक हमारे लोगों को, वहां के सिविलियंस को आप अपने साथ मिलाएंगे नहीं, एंगेज नहीं करेंगे, उनका ट्रस्ट आप नहीं जीते, सेम लाइक दैट कश्मीर में भी यही है, दुनिया के किसी मुल्क में भी मेरे ख्याल में जितनी मजबूत आर्मी हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर है या हिंदुस्तान की आर्मी कमजोर है, लेकिन गुरीला वार लड़ना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी आर्मी, अफगानिस्तान में अमेरिका जैसी मतलब आर्मी और नाटो फोर्सेज जो है वो मतलब आखिर में जाके 20 साल के बाद उन्होंने कहा कि यार बस, इनफ इज इनफ, बहुत कत्ल गारत हुई। मैं ये कहता हूं कि अगर कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ी हो जाती है तो कितने होंगे जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं, हमारे यहाँ उनको जो है वो तहरीक आजादी के अलंबरदार कहा जाता है, तो वो कितने होंगे? मतलब 100, 200, 500, 1000, 2000। मतलब अगर कश्मीर की आबादी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ है, सारे 1 करोड़ के 1 करोड़ तो नहीं है कि वो मतलब उन्होंने गन उठाई हुई और वो इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सेम लाइक दैट हमारे यहाँ साथ ये इशू जो है बलूचिस्तान में हम लोग फेस कर रहे हैं। हम उन लोगों को अपने साथ यकीन करें कि आज भी हम बलोच लोगों को अपने साथ उनके इस्तेमाल, हम कह रहे हैं कि यार शायद बंदूक के जोर पे हम उधर ऑपरेशन करेंगे, कभी केच में, कभी जो है वो किसी और एरिया में, तो शायद वो डर जाएंगे। फकर आप 2 मुद्दों को मिलाते हुए बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं क्योंकि सवाल पूछने का हक रखता हूं तो आपका जवाब सुनने का भी हक रखता हूं। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट किसी को नहीं मान रहा है, तो जो गरीबों को मार रहा है,
जो टीचर्स को मार रहा है, जो खवातीन लेडीज को मार रहा है, जो खौफ फैला रहा है, वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो सीमा पार करके, बॉर्डर पार करके आके गोलियां मारकर खून बहा रहा है तो वो टेररिस्ट है, फिर चाहे उसको नाम दिया जाए या ना दिया जाए। ये शायद आप भी समझते होंगे और मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन हम लगातार इसी बात को डिस्कस करते रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों शुरू हो गया पिछले कुछ दिनों में, जब से अफगानिस्तान में तालिबान आगे बढ़ा है, कि मौत और कत्लो-गारत का सिलसिला अचानक कश्मीर को सेंटर करके किया जाना शुरू कर दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं, उम्मीद है आगे आपसे एक बार फिर बात होगी, फिर इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके जड़ में जो तमाम चीजें हैं शायद उन्हें एड्रेस किए जाने की बहुत जरूरत है। जैसा कोचर साहब ने कहा कि अब पेनिट्रेशन और बढ़ाना होगा, कम्युनिटी में नजदीक जाना होगा, और इस तरह के जो अलगाववाद की जो तमाम सोच है उसे भी काट के फेंकना होगा। तभी पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है जिस तरीके से टेररिस्ट का इस्तेमाल करके, उसे भी खत्म आसानी से किया जा सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।